और अर्जुन ने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे अर्जुन और कृष्ण का संबंध ही खतरे में पड़ गया है। अर्जुन ने कृष्ण पर लगभग ये आरोप लगा दिया है कि आप मुझे अधर्म की ओर ले जा रहे हैं। कृष्ण कोई हल्के योद्धा तो है नहीं, इस तरह का प्रहार उन पर होगा तो तत्काल प्रतिकार भी होगा, और प्रतिकार हुआ है। और उस बात का प्रमाण उपलब्ध है अर्जुन के अगले ही वक्तव्य में। मैं अज्ञानी हूं, मैं कायर हूं, मैं मान रहा हूं कृष्ण, क्षमा, मुझे शरण में ले लो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, अपनी शरण में आए हुए मुझे उपदेश दो। नमस्ते आचार्य जी। आज सुबह से थोड़ा मैं परेशान था, इसलिए मैं चाहता था कि आपसे थोड़ा बात करूं इस विषय में। मेरा एक दोस्त है, उसका मेरे पास सुबह फ़ोन आया था, और सुबह जो उसका फ़ोन आया उसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड है, वो बताना चाहूँगा पहले। उसका ऐसे ही मेरे पास 2 या 3 महीने पहले भी फ़ोन आया था। उस वक्त बहुत परेशान था, रो रहा था, और मैंने उससे वजह पूछी कि इतना परेशान क्यों है, क्या हुआ। तो उसने मुझे बताया कि उसका बेसिकली एक स्टॉक पोर्टफोलियो था, या उसने कुछ पैसे जो थे अपने, जो भी उसकी सेविंग्स थी, वो कुछ जगहों पे इन्वेस्ट कर रखी थी। मैंने जानना चाहा कि ये उसने ऐसा क्यों किया है कुछ भी, तो मुझे पता चला कि वो कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता है, और वहाँ पर उसने कुछ कोर्स वगैरह करा स्टॉक मार्केट का, एंटरप्रेन्योरशिप का, ये वो। कहीं से उसे पता चला कि इन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे फ़ायदा होता है, पैसे बनते हैं और जल्दी अमीर बन सकते हो। तो इसी आस में उसने अपने कहीं पैसे वगैरह लगाए थे, और उस दिन जब उसने मुझे फ़ोन किया था तो उसके सारे पैसे डूब चुके थे। तो उस वक्त परेशान था, समझना चाहता था, पूछ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे होगा, और ये सब बातें। और मुझे खुद भी पता है कि वो एक बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आता है, मेरे बचपन से दोस्त रहा, तो मैंने देखा है उसकी घर की हालत कैसी रहती है। तो मुझे ये भी पता था कि उसने जो अपना पैसा भी यदि गंवाया है तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। उस टाइम मैंने उसे समझाया, बात करी, कंसोल किया, समझ गया। आज सुबह उसका जब फ़ोन आया, इस बार वो बहुत खुश था, और मैंने बात थोड़ी बहुत करी तो मुझे पता चला कि अब उसने इस बार कोई नया व्यक्ति है जिसको उसने फॉलो करना शुरू कर दिया यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, और वहाँ से उसे कुछ नया जगह पता चली जहाँ वो पैसे इन्वेस्ट करेगा यदि, तो बहुत अच्छे रिटर्न्स उसे मिल सकते हैं। और इस बार जब मैंने उसे पूछा कि तेरी पूरी सेविंग्स तो जा चुकी है, अब तू कैसे पैसे इन्वेस्ट करेगा, तो इस बार वो प्रॉबेबली अपने घर से पैसा उधार लेकर वहाँ डालने वाला है, इतना ही डाल चुका है। और इस बार भी उसकी आस है कि अब जो है पैसे बनेंगे। और इस बार वो खुश था, पर मुझे गुस्सा आ रहा था अंदर ही अंदर कि 2 महीने पहले जब मैंने समझाया, उस वक्त तो बात ऐसी थी कि हाँ सब क्लियर हो गया, पर आज अब वो फिर से उसी जगह पे जहाँ से वो एक बार पहले लात खा चुका है, फिर उस जगह जा रहा है। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इंसान ऐसा क्यों करता है। बाहरी तौर पर अच्छी एजुकेशन का अभाव, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आप 12वीं पास कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो बिना फाइनेंस का कख ग समझे भी। आप कह सकते हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ, और आपको ये भी ना पता हो कि स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर्स माने क्या होता है। तो पहली बात तो यही है कि जो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड की एजुकेशन है वो ठीक से मिली नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो इनर एजुकेशन होती है, जो आपको सिखाती है कि सही गलत में अंतर कैसे करना है, अपने लालच को काबू में कैसे रखना है, किसी भी क्षेत्र में ज़िंदगी के सही निर्णय किस तरीके से लेने हैं, वो भी आपको नहीं मिली है। तो न तो हमको ये सिखाया गया है कि बाहर की दुनिया कैसे काम करती है, ये पूरा जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है ये ऑपरेट कैसे करता है, ये अच्छे खासे पढ़े लोगों को भी नहीं पता है। और लालच भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन मिली नहीं। तो अब ये दोनों मिलकर के बड़ा घातक कॉम्बो हो जाते हैं ना।
आप कुछ नहीं जानते फाइनेंस की दुनिया के बारे में, लेकिन लालच आप में ज़बरदस्त तरीके से है और उस लालच को भड़काने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो आपको आके लालच दिखाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पैसा लगा दो, ये नई अपॉर्चुनिटी आई है, ऐसा कर लो, वो फलानी जगह में फलाने सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप कर लो, तुम पे पैसे बरसने लग जाएंगे। वो आपके भीतर लालच भड़काते हैं और जिधर को आप जा रहे हो उधर का आपको कोई ज्ञान, कोई नॉलेज है नहीं। ये दोनों बातें मिल करके क्या लाती हैं? तबाही लाती हैं। तो वही होता है कि देखो, नॉलेज हमें इस बात का तो नहीं ही है कि हम जिस क्षेत्र में पैसा लगाने जा रहे हैं या अपनी ज़िंदगी लगाने जा रहे हैं उसके फैक्ट्स क्या हैं, वो तो हम नहीं ही जानते। हम ये भी नहीं जानना चाहते हैं कि जितने लोग उस दिशा में गए उनका हुआ क्या। समझ रहे हो? हमें टेक्निकल नॉलेज तो नहीं ही है, हम बाय एग्जाम्पल, उदाहरण से भी नहीं सीखना चाहते। हम ये भी नहीं पता करना चाहते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ जो पैसा लगाते हैं, उनमें से कितने लोगों को कोई रिटर्न मिलता है और कितने तबाह हो जाते हैं। हम वो सब भी नहीं जानना चाहते। इन्वेस्टमेंट कोई हल्की चीज़ नहीं होती है। उससे पहले आपको बहुत फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए और वो फंडामेंटल नॉलेज ज़रा मेहनत से आता है, किताबों से आता है, यूट्यूब से भी आ सकता है। लेकिन यूट्यूब पे आप प्रोफेसर्स के लेक्चर्स देखिए ना, फाइनेंस के प्रोफेसर्स हैं, कोई पोर्टफोलियो में स्पेशलाइज करता है, कोई डेरिवेटिव्स में स्पेशलाइज करता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है तो आप एक प्रोफेसर से सीखेंगे ना। वहाँ कोई भी आकर के आपको यूट्यूब में बता रहा है ऐसा कर लो वैसा कर लो, नोट बरसेंगे, और वो अपनी नोटों के साथ तस्वीर लगा रहा है और आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि आप समझ पाओ कि आपको लालच के माध्यम से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो फिर तो वही हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ एक बार हुआ। आशा करता हूँ दूसरी बार ना हो, पर संभावना यही है कि जो भी व्यक्ति है ये दूसरी बार भी लूटेगा, क्योंकि मार्केट्स में आमतौर पे आप पैसा बनाते नहीं हो, आपको वही पैसा मिलता है जो किसी ने गंवाया है। देखो, वैल्यू क्रिएशन तो इकोनॉमी में प्रतिवर्ष 5%, 7% की दर से हो रहा है ना। वैल्यू क्रिएशन तो इतना ही हो रहा है। तो कोई व्यक्ति अगर कहे कि उसने 20% रिटर्न हासिल करे, तो 20% रिटर्न कैसे आ सकता है? वो तो तभी आ सकता है ना जब किसी ने -15 हासिल करा हो। ये एक मोटा मोटा उदाहरण है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। क्योंकि अगर तुम कॉरपोरेट सेक्टर को भी सिर्फ देख लो तो वो कितने प्रतिशत से ग्रो कर रहा है। जो निफ्टी 50 की कंपनीज़ हैं, तुम अगर इनकी टॉप लाइन या बॉटम लाइन ग्रोथ भी देखोगे, 5%, 10%, 12%। लेकिन आप जब इन्वेस्ट करने आते हो तो आपको अरमान दिखाए जाते हैं कम से कम 20% के, कम से कम। और 20% भी ऐसा लगता है कि साल भर में सिर्फ 20% रिटर्न से आई, तो कुछ भी नहीं आया। 20% रिटर्न कैसे आएगा जब वो कंपनी ही ग्रो कर रही है 10% से जिसमें आपने इन्वेस्ट करा है? वो तो तभी आ सकता है ना जब कोई मूर्ख आपको मिल गया हो जो -10 कर गया हो, तब जाके ऐसा होगा कि उसका जो नुकसान है वो आपका फ़ायदा बनेगा। जब मैं अपने कैरियर के आरंभिक दिनों में कॉर्पोरेट में था तो वहाँ ऐसे बोला जाता था कि द पिग्स आर हियर टू गेट स्लॉटर्ड। और पिग्स किन को बोलते थे? यही जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, यूजुअली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो अपनी जमा पूंजी लेकर के आ जाते हैं। कोई 50,000, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। जो स्टॉक मार्केट के हेवी वेट्स होते हैं वो हंसते हैं इन पे और कहते हैं ये तो आए ही इसीलिए ताकि इनका स्लॉटर हो। यही तो कमाते हैं, तभी तो जो हेवी वेट्स होते हैं वो
कमाते हैं, कमाते नहीं हैं, बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई कमाता नहीं है, लोग पैसा बनाते हैं। तो ये तो ऐसे लोगों को उस तरफ भेजने का काम चल रहा है जो बेचारे वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट कोई जुआ खेलने की जगह नहीं होती है। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि स्टॉक चीज़ क्या है, उसकी वैल्यू डिटरमिन कैसे होती है। आपको कैसे पता कि कोई स्टॉक खरीदने लायक है। किसी कंपनी का स्टॉक है, वो 85 रुपये का चल रहा है, आपको कैसे पता है इसको खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ? क्या आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है? क्या आप खुद बैठ करके उस कंपनी की बैलेंस शीट पर ये निकाल सकते हो कि 85 रुपये फेयर प्राइस है, ओवर प्राइज्ड है, अंडर प्राइज्ड है? बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं तो भी क्या आप मोटा मोटा खुद ये कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको नहीं साहब इसका जो शेयर है वो 100 का होना चाहिए, 85 चल रहा है, और मेरी कैलकुलेशन, मैंने कैलकुलेशन करा है, इक्वेशन निकाल करके उसमें से आंकड़ा आया 100 का, और अभी ये 85 का चल रहा है तो मैं इसे खरीदूंगा क्योंकि 85 का ये 100 तक जाएगा। क्या आप ये खुद कर सकते हो? और अगर आप ये खुद नहीं कर सकते तो आप किस भरोसे पर पैसा लगा रहे हो? किसी यूट्यूबर ने बोल दिया कि जाओ पैसा लगा दो, आपने लगा दिया, उसने आपको अरमान जगा दिए कि तुम्हारे घर भी हीरे मोती बरसेंगे, खूब पैसा आएगा, ये होगा, देखो मैंने करोड़ों कमाए, तुम भी कमाओगे। तुम वहाँ घुस गए जा करके अपने खून पसीने की कमाई ले करके, अपने बाप दादों की ज़मीन बेच करके तुम कहीं जा करके कहीं बिटकॉइन में लगा रहे हो, कहीं कह रहे हो मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँगा, कहीं स्टॉक मार्केट में घुस रहे हो, कहीं डे ट्रेडिंग कर रहे हो। ये सब कर रहे हो तुम, ये सब कर रहे हो तो फिर पिग्स आर देयर टू बी स्लॉटर्ड। मैं इस पूरी चीज़ में अगर खुद समझने की भी कोशिश करता हूँ ना, मैं देख रहा हूँ कि एक सपना है जो लोगों को बहुत दिखाया जा रहा है, जिसको बोलते हैं लोग अंग्रेज़ी में फाइनेंशियल फ्रीडम। सपना कुछ ऐसा दिखाते हैं कि देखो अभी तुम जवान हो तो अभी तुम जम के काम करो, खूब पैसा कमाओ और बहुत जल्दी से उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम 35 से 40 के होगे और तुम्हारा पोर्टफोलियो बहुत मोटा हो चुका होगा और वो इतने रिटर्न देना शुरू कर देगा कि तुम फिर उसके बाद अगर नौकरी छोड़ भी दोगे तो भी तुम अपना गुजर बसर करते रहोगे। ऐसा नहीं होता है भाई। 35-40 तक होते होते आपका एक कॉस्ट स्ट्रक्चर भी खड़ा हो जाता है। आप ऐसे देखते हो, आप कहते हो कि मैं अभी 24 का हूँ तो मेरे इतने खर्चे हैं, फिर आप कैलकुलेशन करते हो या आपको ये कैलकुलेशन दिखाई जाती है कि अभी तुम इतना इतना इन्वेस्ट कर दो, तुम्हारे जितने खर्चे हैं ठीक इतना पैसा तुम्हें इंटरेस्ट से मिलना शुरू हो जाएगा 35 की उम्र में या 40 की उम्र में। मान लो तुम्हारा अभी महीने का खर्चा है 50,000 रुपया, ठीक है, तुमसे कहा गया कि देखिए साहब आप महीने का करीब 35,000 रुपया फलानी जगह आप हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जब आप 40 साल के हो जाएंगे तो अभी आप 50,000 खर्चा करते हो तो आपको 60,000 महीने का मिलने लगेगा। आप कहते हो तो बहुत बढ़िया बात है। आप ये नहीं सोचते हो कि 40 का होते होते आपका जो मासिक खर्चा है वो 3 लाख रुपए महीना हो चुका होगा, 60,000 रुपये लेके करोगे क्या तुम? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ना हमने पढ़ी हैं ना इनके बारे में हम सोचना चाहते हैं। ये ना तो हमारी एजुकेशन का हिस्सा थी और ना हम कॉमन सेंस लगा करके इनके बारे में विचार करना चाहते हैं। ये मैंने बहुत एकदम एक ग्रोस उदाहरण दिया है, मोटा मोटा। इसमें बहुत इनएक्यूरेसी है, ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है कि तुम समझ जाओ। तो इस तरह की बातें कि अभी तुम जम करके काम कर लो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो उतना पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं हो सकता है। और अगर कोई आपको इस तरह का सपना दिखा रहा है तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा सपना दिखा रहा है। इसके अलावा और भी बातें हैं। मैं पूछना चाहूँगा, आप इतना स्ट्रांगली कैसे कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता है? क्योंकि ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। तो अगर मुझे पेन पेपर दोगे तो मैं उस पर तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा दूंगा कि ये जो बात बोली जा रही है ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। इट्स अ मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी। जब उसमें तुम अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर लाते हो और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को लेकर के आते हो और साथ ही साथ एक्सपेक्टेशंस को लेकर के आते हो, तो जो बात तुमको बोली जा रही है वो टेक्निकली इनफीजिबल है। समझ रहे हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई आर्बिट्ररी चीज़ नहीं होता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है ना, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक आप समझिए, वो इंटरेस्ट अगर इतना ज़्यादा होने लग गया है कि
वो 10 साल बाद आपको अरबपति बना देगा, तो लोग काम करना छोड़ देंगे, इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो वो जो बात है वो एक टेक्निकल इम्पॉसिबिलिटी है। डिज़ाइन कुछ इस तरह का है पूरा सिस्टम। वो पूरी सिस्टम एक सेट ऑफ इक्वेशंस से चलता है, उन इक्वेशंस को हम जानते नहीं, तो हम ये कल्पना करने लग जाते हैं कि उन इक्वेशंस में से एक वेरिएबल सिर्फ हमारे लिए बहुत आर्बिट्रेरली ह्यूज वैल्यू ले सकता है। वो नहीं ले सकता, क्योंकि वो सारी इक्वेशंस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये बात आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि फाइनेंस में आपकी कोई एजुकेशन नहीं हुई, और वो एजुकेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कुछ आपको साधारण किताबें खरीदनी है और खुद बैठ करके पढ़ लेना है। ये चीज़ सेल्फ एजुकेशन से हो सकती है। या मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ऑनलाइन भी अगर किसी से पढ़ना समझना चाहते हो तो आप क्वालिफाइड प्रोफेसर्स के पास जाइए, वो आपको बता देंगे। और वो आपको इसलिए बता पाएंगे क्योंकि उनका अपना कोई स्टेक या स्वार्थ नहीं है, उनका काम बस नॉलेज डिसेमिनेशन है। तो इसीलिए बहुत न्यूट्रल तरीके से और बहुत साफ तरीके से आपको समझा देंगे। पर आप ऐसों के पास जाएंगे जिनका स्वार्थ है कि आप जा कर के इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, तो वो तो फिर आपको मिसलीड ही करेंगे ना, जाहिर सी बात है। अगली बात, ये तो उसका न्यूमेरिकल और फाइनेंशियल पहलू था। आप कितना भद्दा काम करोगे ज़िंदगी में कि आप हर समय यही सोचते रहोगे कि मैं कब 40 का हूँ और ये काम छूटे। कोई इंसान अगर कोई भी ढंग का काम कर रहा है तो उसको 40 की उम्र में छोड़ कैसे देगा? और अगर आप इतने आतुर हो कि 40 का हो जाऊं और बस नौकरी को लात मार के भाग जाऊं, इसका मतलब 40 साल तक तो आप नर्क में सड़ रहे थे। तो ये जो तुमने फिर 22 की उम्र से 40 की उम्र तक 18 साल जो तुमने नर्क सहा, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या है वो कौन कैलकुलेट करेगा? या इंटेंजिबल्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ इंटेंजिबल है, क्या वो इममटीरियल भी हो जाती है? उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आप टॉर्चर फेस कर रहे हो हर दिन और आप काम पे सिर्फ इसलिए आ रहे हो ताकि आप किसी से पैसा इकट्ठा कर लो, और ये काम आप 18 साल तक लगातार कर रहे हो। ये जो आपने टॉर्चर बर्दाश्त करा है, इसकी वैल्यू कौन कैलकुलेट करेगा? लेकिन इस वैल्यू के बारे में कोई आपको कुछ नहीं बोलता। और देखो, जब ना ये भी फाइनेंस की बेसिक्स में आता है, आप जब फाइनेंस पढ़ना शुरू करते हो तो शुरू में एक कॉन्सेप्ट होता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप जो कुछ भी सोच रहे होते हो कि आपको फ्यूचर में मिलेगा, वो कितना कीमती है ये कैलकुलेट आज कर लिया जाता है कि आज उसकी क्या वर्थ है। ठीक है, तो कोई चीज़ है जो आपको कहा जा रहा है 40 साल बाद मिलेगी या 18 साल बाद मिलेगी, तो 18 साल बाद वो जितने की भी है उतने की आज नहीं, आज उसकी कीमत उससे बहुत बहुत कम की है। फाइनेंशियल एजुकेशन होते हुए बात पता होती है, लेकिन आपको ऐसे बताया जाता है कि 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा 40 की उम्र के हो जाएंगे जब आप, तो आपको लगता है 1 करोड़ मिल जाएगा, 1 करोड़ मिल जाएगा। उस 1 करोड़ का एनपीवी कितना है ये तो बताओ, वो आप कैलकुलेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको एजुकेशन नहीं हुई, और दूसरी बात, एक लालच से भरा हुआ मन कॉमन सेंस भी खो देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्पिरिचुअल एजुकेशन भी फाइनेंशियल एजुकेशन जितनी ही ज़रूरी है। आप ज़िंदगी में जितना महत्वपूर्ण क्रिटिकल काम करने जा रहे हो, आपके लिए स्पिरिचुअली एजुकेटेड होना उतना ज़रूरी होता है। ये कुछ आज हुआ था जब मैं बातचीत उससे कर रहा था, जब मैंने देखा उसका फ़ोन आया है तो मुझे यही याद था कि उस दिन परेशान था। तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी गीता के ऊपर सीरीज़ चल रही है, आप गीता पढ़ा रहे हैं, तो इससे बात करूँगा तो उसको समझाऊँगा कि तू गीता पढ़। पर हुआ कुछ यही कि अभी जो एग्जैक्टली हम डिस्कस कर रहे थे, जब मैं उसको बोला तो इस बात पे हंसने लग गया, मतलब मजाक उड़ाने लग गया इस बात का कि इस सब से क्या होता है, इस सब से कोई वैल्यू क्रिएशन थोड़ी होता है, अध्यात्म क्या है, और ये गीता पढ़ने से क्या हो जाएगा, और मैं तो यहाँ पे पैसा बनाने की बात कर रहा हूँ तो क्या बात कर रहा है। गीता पढ़ने से कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं होता है। आप जैसे आपके दोस्त हैं, ये साहब जा करके कहीं गलत जगह पर पैसा डाल रहे हैं, ये वैल्यू डिस्ट्रक्शन है, इतना तो ये समझ रहे हैं। हाँ, गीता पढ़ी होती है तो वैल्यू डिस्ट्रक्शन नहीं होता, ये कम है। जो गीता पढ़ते हैं ना, उनके दिमाग में थोड़ी बुद्धि रहती है, थोड़ी स्थिरता रहती है, वो कम से कम वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं करते।
तो कम से कम ये नहीं करते कि अपना पैसा और घर की ज़मीन जायदाद बेच करके किसी फालतू जगह पे इन्वेस्टमेंट कराए और सब लुटा दिया। गीता वाले ऐसा नहीं करते। तो ये जो आरोप है कि स्पिरिचुअलिटी से वैल्यू क्रिएशन कहाँ होता है, बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है। क्योंकि जहाँ कहीं जो भी वैल्यू क्रिएट होती है उसे कौन क्रिएट करता है? उसे इंसान क्रिएट करता है ना। गीता इंसान को सीधा रखती है। वैल्यू क्रिएट करने वाला तो इंसान ही है ना। इंसान जैसा होगा उसी मुताबिक वो वैल्यू क्रिएट करेगा। हाँ, तो गीता इंसान को ठीक रखती है। जब इंसान ठीक है तो वैल्यू क्रिएशन भी अच्छा होगा। तो कौन कह रहा है कि गीता से वैल्यू क्रिएशन नहीं होता? कोई बहुत ही मूर्ख आदमी होगा जो ऐसा बोल सकता है। दुनिया की हर वैल्यू का निर्माता, क्रिएटर कौन है? इंसान है। और इंसान को कौन ठीक रखेगा? गीता। तो वैल्यू कहां से आएगी? फंडामेंटली गीता से ही तो आएगी। पर ये चीज़ मुझे, अब मैं जिसके बारे जितना सोच रहा हूँ मुझे बहुत अजीब लगता है कि आपने हमेशा इस बात को बोला है कि जो तुम्हारे जवानी के साल होते हैं यही वो समय होता है जब तुम कुछ बन सकते हो, कुछ कर सकते हो। यहाँ पर मैं उल्टी ओर देखता हूँ कि मेरे आसपास के मेरे दोस्त कॉर्पोरेट वगैरह में काम कर रहे हैं, उनको ये घुट्टी पिला दी गई है कि तुम्हारे जवानी के ही साल हैं यही हैं जब तुम्हारा बुढ़ापे में तुम ऐश कर सकोगे। बुढ़ापे में कौन सी ऐश करोगे? ऐश करने के लिए आँख चाहिए, कान चाहिए, दांत चाहिए। बुढ़े हो जाओगे उसका ऐश कौन सी? हाँ, बुढ़े होके एक ऐश कर सकते हो, 7 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट होगे। ऐश। मेरा हॉस्पिटल क्या है? 7 स्टार है। स्विमिंग पूल के ठीक बगल में मेरी सर्जरी हो रही है। सर्जरी के लिए मुझे स्विमिंग पूल के बगल में, हीटेड स्विमिंग पूल है, उसके बगल में मेरी सर्जरी हो रही है। एनेस्थीसिया देने बिल्कुल एकदम चमकदार नर्स आ रही है मुझको। ये ऐश है? ये क्या पागलपन की बात है कि बुढ़ापे में ऐश करूंगा? ये ऐश चीज़ क्या है और ये बुढ़ापे में कैसे की जा सकती है? दोनों बातें मैं समझना चाहता हूँ। एक्चुअली उनको जो सपना बिल्ड किया जाता है ना, उसमें उसको बोलते हो 40 हैं, मैंने उसको बुढ़ापा बोल दिया, पर उनके दिमाग में लगता है कि ठीक है अभी 18, अभी 21 के हैं, 40 के हो जाएंगे, 40 में ऐश करेंगे। तो इनमें से ज़्यादातर वो होते हैं जो 22-24 की उम्र में भी कोई फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सकते। ये 40 में कैसे हो जाएंगे सोच लो। इनमें से ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी अपने शरीर को बनाने पर ज़रा भी ध्यान दिया नहीं है। 22-24 की उम्र में इनकी ये हालत रहती है कि धक्का मारो तो गिर पड़े। ये 40 होते होते कैसे हो जाएंगे सोच लो। ये ऐश करेंगे? जिन्हें ऐश करनी होती है ना, उनके पास जवानी है। और ऐश से मेरा मतलब भोग, विलासिता, लग्जरी, कंजम्पशन, ये सब नहीं है। जवानी की ऐश होती है सही काम में अपने आप को दिलो जान से झोंक देना, वो होती है ऐश। नोट जलाने को ऐश नहीं कहते। सबसे बड़ी ऐश होती है कि मुझे पता है सही ज़िंदगी क्या है और उसको जीने के लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़ रही है मैं कर रहा हूँ, जी रहा हूँ। ऐश करी थी भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, वो होती है ऐश। और वो होता है जवानी का सही इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट ऐसा था कि उसका मुनाफा पूरा हिंदुस्तान उनके जाने के 100 साल बाद भी उठा रहा है। लूट रहे हैं मुनाफा। उन्होंने जिस तरह अपनी ज़िंदगी का निवेश करा, अपने जवानी का इन्वेस्टमेंट करा, ये होता है इन्वेस्टमेंट, ये होती है जवानी, ये होती है ऐश। ये थोड़ी कि कोई घटिया नौकरी पकड़ ली है, अपने आप को पैसे के लिए बेच दिया है और ये बेवकूफ़ी भरा अरमान से आगे बैठे हैं कि 15 साल 20 साल काम करूँगा फिर पैसा बहुत आ जाएगा फिर मैं ऐश करूँगा। फिर तुम नहीं ऐश करोगे। पैसा आ भी गया अगर भूले भटके, तब तक तुम्हारा लड़का जवान हो चुका होगा और लड़की ऐश करेंगे भी तो वो करेंगे। और वो क्या ऐश करेंगे? वो वही ऐश करेंगे जो बिगड़े हुई औलादें करती हैं अमीर बापों की, जिसमें फिर वो ड्रग्स लेती हैं और जेल जाती हैं। इस फालतू कमाई का अंजाम यही होता है, बिगड़ी हुई औलादें। तुम तो क्या ही ऐश करोगे, तुम तो बर्नआउट हो चुके होगे, ख़त्म हो चुके होगे, तुम्हारी ऐश अस्पतालों में हो रही होगी। और तुम्हारे लड़के लड़की वो किसी ड्रग सिंडिकेट में फंस के ऐश कर रहे होंगे और जेलों के मज़े लूट रहे होंगे बड़े घर के। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने जब उसको देने की कोशिश की थी ना, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा आता है कि
यार तू क्या पापा की तरह लेक्चर दे रहा है? क्यों पापा इतने बुरे आदमी हैं क्या? पापा कोई सही बात नहीं बोल सकते, या पापा शब्द ही गाली हो गया? उसी पापा से पैदा हुए हैं साहबजादे। ऐसी क्या बुराई हो गई पापा में कि पापा की हर बात इनको जहर लगने लग गई? और पापा ने अगर हर काम गलत किया है तो ये भी फिर किसी गलती की पैदाइश होंगे कि पापा की तरह बोलने लग गए। और मुझे जब उसने आर्ग्यूमेंट दिया था, मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था कि ये भी इसने जो यूट्यूबर्स की जो पूरी जनरेशन है इनसे ही सीखा है, क्योंकि ये अपने वीडियो में बहुत बार इस बात को बोलते हैं कि जब फाइनेंशियल एडवाइस की बात आएगी तो आप अपने घर से थोड़ी ले सकते हैं, क्योंकि उनको कहाँ पता था, वो तो ज़मीन खरीदते थे, एफडी बनाते थे, और असली फाइनेंशियल एडवाइस हम आपको बताएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो कहीं ना कहीं एक कंटेम्प्ट भी भर दिया है कि ये कुछ नहीं हो रहा। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे कम और कम हाथों में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होता जाएगा। करोड़ों मिडिल क्लास घरों से पैसा निकल कर चंद अमीरों की तिजोरियों में भरता जाएगा। ये चल रही पूरी प्रक्रिया। ये जो करोड़ों साधारण मिडिल क्लास लोग हैं, इनको बताया जा रहा है यहाँ इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, वो करो। जिसका असली मुनाफा लूटेंगे बड़े बड़े धनपति। वो और मोटे और अमीर होते जाएंगे और साधारण लोग और गरीब होते जाएंगे। मैं उदाहरण दे देता हूँ। पिछले 2 सालों में देखो क्या हुआ है। पिछले 2 सालों में भारत का जो आम आदमी है उसकी आमदनी वास्तव में घटी है, या कम से कम बढ़ी नहीं है। लेकिन जो भारत के अमीर हैं उनकी नेटवर्थ छलांगे मार गई है। ये कैसे हुआ? 2020 से लेके अभी तक जीडीपी में रियल ग्रोथ लगभग 0 है। ठीक है। आम आदमी की आय बढ़ी नहीं है पर कैपिटा औसत, लेकिन जो रिचेस्ट इंडिविजुअल्स हैं, साथ ही साथ जो टॉप कॉरपोरेशंस हैं, उनमें से ज़्यादातर की वर्थ या वैल्यूएशन खूब बढ़ गया है। ये कैसे हुआ है? इक्वेशन साफ नहीं है। आम आदमी ने पैसा गंवाया है, अमीरों ने पैसा बनाया है। आम आदमी का पैसा उठ उठ के अमीरों की जेब में जा रहा है। कैसे? आम आदमी में लालच को भड़का करके। आम आदमी गरीब तो है ही, या साधारण दर्जे का तो है ही, और साथ ही साथ स्पिरिचुअली इग्नोरेंट है। वर्ल्डली इग्नोरेंट भी है और स्पिरिचुअली इग्नोरेंट भी है। ना उसको दुनियादारी पता है, ना उसको आत्मज्ञान है। तो वो ये भी नहीं जानता कि जिस इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा रहा है वो चीज़ क्या है, और वो ये भी नहीं जानता कि उसके भीतर कौन सा लालच है जो उसको किसी भी व्यर्थ के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की तरफ फेंक देता है। ना वो उस इंस्ट्रूमेंट को जानता है, ना स्वयं को जानता है। मिला जुला के नतीजा ये होता है कि वो और गरीब होता जाता है, लुटता ही चला जाता है। आपके खून पसीने की कमाई, आपका घर का सोना, आपकी ज़मीन, आपका जायदाद आप ले जा करके बड़े बड़े लोगों या बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले कर देते हो। वो फूलते जाते हैं, आप सिकुड़ते जाते हो। पर ये जो पूरा नेटवर्क है जो लोगों को उस तरफ धकेल रहा है, ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्ट्रांग है। क्योंकि अभी जैसे एक बहुत बड़ा क्रिकेटिंग टूर्नामेंट चल रहा है देश में, उसमें 15-15 सेकंड के एड्स आते हैं। लाइन से सारे जो एड्स होते हैं वो किसी ना किसी इसी तरह की ऐप के, किसी वॉलेट के, या कोई फिल्म एक्टर आके बोल रहा है कि तुम यहाँ पे जी क्रिप्टो खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। उसके बाद जितने लाइन से यूट्यूबर्स हैं, इनकी जितनी वीडियो होती हैं, शुरुआत का 5 मिनट कंटेंट होगा, बीच के 2 मिनट ऐड होगा, फिर कंटेंट होगा, और जो बीच का 2 मिनट का ऐड होता है वो इसी विषय पे होता है कि ये हमारे स्पॉन्सर हैं और इनकी ये ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लो और आपको 100 रुपये का क्रिप्टो फ्री मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ बंदा बेसिकली अपना फ़ोन खोलता है, दुनिया में बात करता है, कुछ भी करता है, तो उसके सामने ये लोग खड़े हो जाते हैं
क्या हो इन्वेस्ट करो। तो ये जब इस तरह से लोगों को बिल्कुल जकड़ के रखेंगे तो फिर आदमी बचेगा कैसे? नहीं, वो जकड़ के इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप जकड़े जाने को तैयार हो। आप जकड़े जाने को तैयार हो, आपके भीतर लालच नहीं हो तो कोई आपको क्या बिगाड़ सकता है? आपके भीतर थोड़ा आत्मज्ञान हो, थोड़ा सेल्फ नॉलेज हो, कोई आपको क्या बिगाड़ सकता है? वो तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कि आप हो ही इस घात में कि कहीं से पैसा मिल जाए, मैं भी कुछ भोग लूँ। दाने डाले जाते हैं, जाल बिछाया जाता है, क्योंकि पता है ना कि पंछी आएगा चुगने। पंछी मजबूर है, वो तो पशु है, वो क्या करेगा बेचारा। लेकिन इंसान हो आप क्यों चुगने पहुंच जाते हो? आप में तो इतनी आंतरिक तमीज़ होनी चाहिए ना कि कोई जब दिख जाए कि आपके भीतर लालच कोई भड़का रहा है तो आप तुरंत उससे मुंह फेर लो, तुरंत उसको भगा दो अपने सामने से। दूसरी तरफ हो ये रहा है कि जितने लोग आपको बर्बाद करते हैं, आपको गिराते हैं, आपकी चेतना को दूषित करते हैं, आप और उनकी ओर जाते हो कि यही तो है, इन्हीं के सहारे तो हमारा कुछ हो जाएगा। उनके सहारे आपका कुछ नहीं होगा। हाँ, आपको बेवकूफ़ बना बना करके वो अपना उल्लू खूब सीधा की कर रहे हैं। आपको उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको आपसे खूब फ़ायदा हो रहा है। पर ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है कि मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है जब मैंने उससे गीता की बात करी, गीता का नाम लिया, तो बेसिकली जो चीज़ उसके अंदर के लालच का कोई उपाय कर सकती है, उसे ठीक कर सकती है, वो उसकी तरफ नहीं आता है क्योंकि उसको वो पहली बात ऐसा लगता है ओल्ड फैशन चीज़ है कोई। दूसरा वो कहता है कि नहीं, अभी क्योंकि मैं अभी उस टाइम में बीच में हूँ ना कि 22 से 40 तक काम करना है, तो अभी मेरे पास गीता वीता का समय नहीं है। ये गीता वीता क्या होता है? पहले तो कोई इस तरह की बात करे तो हाथ उठाने से आपको किसी ने नहीं रोका। गीता वीता क्या होता है? साधारण मर्यादा तमीज़ आनी चाहिए हर इंसान को। ओल्ड फैशन क्या होता है? वो किसी समय की बात नहीं कर रही, वो इंसान के मन की बात कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है जिसमें किसी काल की स्थितियों के बारे में वर्णन है, कुछ ऐसा ना। आदमी के मन की बात करती है, हमारी मूलभूत वृत्तियों की बात करती है। वो जैसी कल थी वैसे ही आज है, वैसे ही कल भी रहेंगी। तो ओल्ड फैशन कैसे हो गई? और फिर जिन्हें नहीं पढ़ना है ना पढ़े, उनका वही होगा जो इन साहब का हुआ है। 2 महीने पहले भी इन्होंने मुंह की खाई है, और अब ये अगर घर का पैसा उठा करके लगा रहे हैं तो और मुंह की खाएंगे। कोई नियम थोड़ी है कि हर व्यक्ति को आनंद में ही जीना है, कि हर व्यक्ति का जीवन सफल ही होना चाहिए। बहुतों का बर्बाद होना भी निश्चित होता है। इंसान का जन्म इसलिए थोड़ी मिला है कि हर आदमी पुण्य लाभ लेगा, हर आदमी मुक्ति ही पा जाएगा। अधिकांश का तो यही होना होता है कि अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, जीवन भर बेवकूफ़ बनते हैं और मौत के समय ठगे से रहते हैं। पर जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जवानी का जो सही निवेश है वो किसी भगत सिंह ने, ऐसा राजगुरु ने किया था। अब होता ही है कि क्योंकि ये प्रॉफिट को चेज़ कर रहे हैं, लालच को चेज़ कर रहे हैं, तो ये जिस तरफ अपनी जवानी को इन्वेस्ट करते हैं वो चीज़ें कैसी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ना स्पेस टूरिज़्म का बहुत अच्छा समय चल रहा है, या अभी ना उसका ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा समय चल रहा है। पर ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इनका पर्यावरण पे, समाज पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी और वो देखते नहीं, क्योंकि उनका सारी जो नज़र है वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे है। तो ऐसे में मुझे फिर ये भी दिखता है कि जो जवानी का सही इन्वेस्टमेंट है वो भी, हाँ और क्या है, जब आपको यही बता दिया गया और आपने मान लिया है कि पैसे से आप जो कंजम्पशन करोगे वही ज़िंदगी का चरम सुख है, तो फिर आप उस चरम सुख के सामने किसी भी और बात को अहमियत क्यों दोगे? पृथ्वी में आग लगती हो तो लगे, मैं अहमियत नहीं देता, मुझे तो पैसा चाहिए।
पैसा क्यों चाहिए, मैं उसे कंज्यूम करूँगा। ये लोग जो हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो, ये तो उसे फिजिकली कंज्यूम भी नहीं करते, तो उसे मेंटली कंज्यूम करते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना है, या मेरा इन्वेस्टमेंट अब इतने % पहुंच गया। इनका तो जो कंजम्पशन है वो भी एकदम मेंटल होता है, ये वास्तव में फिजिकली भी उस पैसे से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते। या तो पैसा डूब जाएगा, या अगर उसका कोई फ़ायदा उठाएगा तो हॉस्पिटल वाले या इनकी औलादें। ये खुद उस पैसे से कोई भौतिक सुख भी नहीं लेने वाले, मेंटल सुख लेते रहते हैं। इनको यही बता दिया गया है कि ज़िंदगी है ही इसीलिए कि जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उनसे प्लेजर लेते रहो, इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है। और इस तरह की फ़िलॉसफी जिसको पढ़ा दी गई हो, वो उस बेचारे की ज़िंदगी बड़ी दयनीय हो जाती है। उसके पास कितना भी पैसा हो, बड़ा गरीब रहता है। जिसको ये बता दिया गया है कि कंजम्पशन इज़ द हाईएस्ट गोल इन लाइफ। उसने क्या कर लिया कि अपने आप को जानवर बना डाला। जानवर के लिए हाईएस्ट प्लेजर कंजम्पशन ही होता है, जो खाना पानी मिल जाए, या उसको छांव मिल जाए, या उसको सेक्स मिल जाए। जानवर इससे आगे कुछ मांगता ही नहीं। अगर इंसान को भी यही बता दिया गया है कि यही है ज़िंदगी, खराब हो गई ज़िंदगी, एकदम बर्बाद कर ली ज़िंदगी। देखो भाई, पैसा एक टूल है, एक रिसोर्स है। अगर तुम्हारे पास ज़िंदगी में करने के लिए कोई बढ़िया काम है, कोई ऊंचा लक्ष्य है, तो पैसा भी बढ़िया बात है, बल्कि ज़रूरी बात है, क्योंकि उस ऊंचे काम को करने के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। ऊंचे काम के लिए जो भी रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा होता है, वो रिसोर्स भी ऊंचा हो जाता है ना, कि नहीं होता है। और जब आपके पास ज़िंदगी में करने के लिए कुछ है ही नहीं, आपके पास ज़िंदगी में ऊंचे से ऊंचा काम ही पैसा कमाना है, तो पैसा रिसोर्स नहीं हुआ ना, पैसा मीन्स नहीं हुआ, पैसा एंड बन गया। आपके करने को क्या है, आप पैसा किस लिए मांग रहे हो, वो आपको नहीं पता। ये आपसे पूछे क्या करोगे इस पैसे का, वो आपको नहीं पता। आपको जैसे ही उल्टा पुल्टा सतही जवाब दे दोगे कि पूछ ही लिया किसी ने, तो आप कह दोगे वो मैं ये करूँगा वो करूँगा। पहले ये तो देख लो कि जीवन में करने लायक काम क्या है, जीवन में पाने लायक चीज़ क्या है। फिर उस चीज़ को पाने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मैं कहता हूँ खूब कमाओ पैसा। लेकिन जब तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया में क्या पाना है क्या नहीं पाना है, तो तुम क्या मूर्खता पूर्वक अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हो उसी पैसे के पीछे, वो भी तब जब तुम्हें ये भी नहीं पता कि पैसा कमाया कैसे जाता है। हालत देखो, पहली बात तो ये नहीं पता कि पैसा चाहिए क्यों, फिर भी लगे हुए पैसा कमाने में। और दूसरी बात, जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं उस तरीके का भी कोई ज्ञान नहीं है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने निकले, स्टॉक मार्केट का कोई ज्ञान नहीं है, और वहाँ जा करके वही पिग्स का स्लॉटर हो रहा है, अपना ही स्लॉटर करवा रहे हो वहाँ पर। तो ये तो ऐसा है जैसे मूर्खता की कंपाउंडिंग चल रही हो। इन लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत मेस्मराइज करता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ कंपाउंडिंग हो रही है मूर्खता की, m raised to the power m। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि वो इस बात में ना, जब संस्था की तरफ से कोई डोनेशन की अपील जाती है, कहा जाता है कि संस्था को संसाधनों की ज़रूरत है, आप करें, तो उसको ऐसा लगता है उसे कोई एक कहते हैं वैलिडेशन मिल रहा है कि देखो जो आध्यात्मिक लोग हैं उनको ही पैसा चाहिए, और मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं ही पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं सही ट्रैक पे तो हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है। एम्बुलेंस में भी फ्यूल डलता है और पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल डलता है, एक ही तो बात है। एक जगह वही फ्यूल जान बचाने के काम आता है, एक जगह वही फ्यूल जान लेने के काम आता है। पैसे और पैसे में बहुत अंतर होता है। संस्था के पास जो पैसा आता है और एक लालची आदमी जो अपनी तिजोरी भर रहा है पैसे से, इन दोनों में बहुत अंतर है। एक तरफ जीवन विरुद्ध काम हो रहा है और दूसरी तरफ जीवनदायक काम हो रहा है।
अब मेरे दिमाग में जो एक सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये जो लोगों के दिमाग में पैसे को लेकर इतना फितूर भर दिया गया है और ये समय के साथ मैं देख रहा हूँ कि ये और ज़्यादा मैग्नीफाई होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है। इसे बाहर निकालने का क्या तरीका है? देखो, जो लोग थोड़े से होशियार होते हैं और संवेदनशील होते हैं, उनको जब 2-4 बार चोट लगती है, उन्हें दिख जाता है कि उनकी दिशा और उनके निर्णय गलत हैं, तो फिर वो तलाशते हैं कि कोई और तरीका होना चाहिए, ये पैसे की तरफ भागना ही सब कुछ नहीं हो सकता, तो वो तो इस तरह से बच जाते हैं। कुछ लेकिन बड़ी मोटी खाल के पशु होते हैं, वो जीवन भर पिटते रहते हैं, तब भी उनकी पशुता नहीं जाती। तो ऐसों के लिए तो बस प्रार्थना ही की जा सकती है।